हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप चैप्टर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है कि केमिकल्स के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को बनाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज एक्चुअली अ ब्रांच which deals with the relationship between the electrical energy and chemical energy and its interconversion. ओके, इज दिस क्लियर ना? जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इट इज अ सेल जिसमें देयर इज एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और आपके पास एक सोल्यूशन होगा जिसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, राइट। और इनसे ही आपका सेल बन जाता है ना। इनका अरेंजमेंट इस तरह का है कि या तो वो बनेगा गैल्वेनिक सेल या वो बनेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सो लेट्स टेक अप 10th में आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल किया है, तो हम गैल्वेनिक सेल यहाँ पे करेंगे और फिर साथ में हम कंपेयर भी करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक अप गैल्वेनिक सेल। नाउ गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ सेल where we carry out spontaneous redox reaction. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से। और कौन से रिएक्शंस होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। सो वेन एवर अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली, अपने आप से, राइट, वी कॉल दिस एज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गैल्वेनिक सेल में देर आर टू हाफ सेल्स। सो यू हैव वन हाफ सेल, यू हैव सेकेंड हाफ सेल, राइट। एंड व्हाट इज देयर? आपके पास एनोड होता है। एनोड पे ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर कौन सा टर्मिनल होता है? इट इज नेगेटिवली चार्ज। सो एनोड हियर इज नेगेटिवली चार्ज। डेफिनेटली फिर कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये दोनों जो सेल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू पोरस प्लेट और सॉल्ट ब्रिज। और इनका फंक्शन क्या है? अभी जो आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है फर्स्ट, एंड सेकंड इट कंप्लीट्स द सर्किट। सो सॉल्ट ब्रिज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? जो एनोड होता है ना, क्या होता है? एक्सटर्नल सर्किट होता है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाएगा और कैथोड से फिर एक्सटर्नल सर्किट से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ना लेट्स कंपेयर विद इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है? गैल्वेनिक सेल में तो दो हाफ सेल्स थे, मतलब देवर हाफ सेल्स। वेयर एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है? एक ही सेल है, उसी में एनोड कैथोड लगे हुए हैं। ओके, ना यहाँ पे क्या है? एनोड से अगेन इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कैथोड पे अगेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, तो सेम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वही होगा। बट यहाँ पे क्या नहीं होगा? ना तो यहाँ पे पोरस प्लेट होगी और ना ही यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होगा। ओके, ना फर्क क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? देर इज नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है जो यहाँ पर होगा। ओके, एंड ये कैसे होगा? व्हाट वी डू इज हम क्या करेंगे? एनोड को यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बना देंगे। ओके, तो जैसे ही एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, तो इन दैट केस क्या होगा कि हमारा रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है दैट विल टेक प्लेस। ठीक है, अभी इसी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो जैसे बोला, दिस सेल इज इलेक्ट्रो, दिस इज, दीज टू आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें से ये हमारा हो गया गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब समझ लीजिए, इसमें देर आर टू हाफ सेल। दिस इज वन हाफ सेल having zinc rod with zinc sulfide. This is second half cell copper sulfate with copper एज कैथोड। साथ में क्या है? ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज इज एक्चुअली हैविंग सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अगर अगर जेली. ओके. नाउ अब क्या होगा इसमें, देर आर टू सर्किट्स, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल. सो व्हाट विल हैपन, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, विल एंटर द कैथोड, और दिस इज हाउ द सर्किट इज कंप्लीट. तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से आपका सॉल्ट ब्रिज उसको कंप्लीट कर देगा. वेरएज जब कैथोड में देखते हैं तो कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स राइट विल बी रिलीज्ड एट एनोड एंड विल एंटर फ्रॉम कैथोड. राइट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मॉल्टन सोडियम क्लोराइड का, एंड गैल्वेनिक सेल में हमने एग्जांपल लिया है जिंक कॉपर सेल का. ओके. नाउ दोनों में अगेन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट अगर हमारा सेल गैल्वेनिक है तो गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, केमिकल्स है, उससे हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल जिंक हाफ सेल लिया और कॉपर हाफ सेल लिया और हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी. इसका अगर हम ईएमएफ अभी आगे पढ़ेंगे तो इसका ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है इट इज़ 1.10 वोल्ट. तो हमने क्या किया, विद हेल्प ऑफ केमिकल्स हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ गैल्वेनिक सेल. ओके. ना अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1.15 वोल्ट 1.10 वोल्ट है. ओके. अब हम इस पे पोटेंशियल लगाते हैं और हम इसका पोटेंशियल कर देते हैं ज़्यादा. मे बी हमने कर दिया 1.1, मे बी 1.2 वोल्ट्स. अब क्या किया, जैसे ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस. और ये भी हमारा इस साल 12th के बोर्ड एग्जाम्स में जो सीबीएसई का था उसमें ये क्वेश्चन आया था दैट when does a galvanic cell start behaving like an electrolytic cell. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए that a galvanic cell changes into electrolytic cell when there is a higher voltage applied. तो इसके EMF से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे राइट. अगर सेम अप्लाई करेंगे इट विल नॉट, एंड द मोमेंट इट इंक्रीजेस यहाँ पे रिवर्स या ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. नाउ द सेम सेल विल स्टार्ट चेंजिंग. वो जो उससे क्या है, हम क्या दे रहे हैं, 1.5 वोल्ट्स दिया. सो व्हाट आर वी डूइंग, हम इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं. ओके. है ना इंटरेस्टिंग, राइट. इसको आगे हम करेंगे अच्छे से. अभी यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देते हैं ना. जब भी हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं फॉर अ गैल्वेनिक सेल तो हमारा फॉर्मूला होता है ईएमएफ ऑफ सेल. ये ज़ीरो लगाने का मतलब क्या, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू ईएमएफ is equal to the reduction potential at cathode minus reduction potential at anode. Now we have got electrochemical series. Now according to electrochemical series there are all the elements which are there, इनका एक रिडक्शन पोटेंशियल में सीरीज बना दी गई है. ठीक है, तो हम उनकी वैल्यूज से ईएमएफ इजीली निकाल लेते हैं. ओके, सो दिस इज द सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, देख लीजिए. नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो हम क्या है, you just see what is happening as we move from lithium, magnesium, zinc, iron, ऐसे ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं right, from active metals to we are moving to less active metals like silver, iron. So what is happening, they start behaving like a stronger oxidizing agent. Okay, reverse हो जाएगा, they start behaving like a stronger reducing agent. So we can say lithium is a strong reducing agent whereas silver is a strong oxidizing agent. अच्छा, साथ में क्या है, ये वैल्यूज दी हुई हैं. तो these are what, these are reduction potential values. तो आप देख सकते हैं here it is copper is 0.34 और जिंक की वैल्यू कितनी है, -0.76. ओके, सो दिस मीन्स इसका क्या है, लो रिडक्शन पोटेंशियल है राइट. सो इट हैज़ गॉट लो रिडक्शन पोटेंशियल, वेयर ये पॉजिटिव है तो इसका क्या है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल. तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ओके राइट, और इसी से हम ईएमएफ निकाल सकते हैं. अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल की तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़. एक होता है कि हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. एक होता है जब हम निकालते हैं अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन.
जब हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं तब हम अप्लाई करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हो गई? सपोज हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, ओके, सपोज हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, ओके, सो व्हाट विल हैपन, या हमने रिएक्शन चेंज कर दी, तो हमारी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर की वजह से क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो दैट वी कैलकुलेट थ्रू नर्स्ट इक्वेशन। तो सपोज मान लेते हैं कि अगर हमने सपोज एक मेटल लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, राइट, एंड वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू इट। तो अगर इसका n पॉजिटिव चार्ज था, सपोज इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज था, तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द मेटल इन द सॉलिड स्टेट। ओके, तो अगर ये कंडीशन है, सपोज नाउ व्हाट वी डू इज, हम इसमें निकालते हैं नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन होगी फ्रॉम दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, सो रिडक्शन में प्लस टू टू ज़ीरो, सो हमने क्या m प्लस टू m ले लिया, राइट, इज इक्वल टू, नाउ हियर वी पुट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस द कंडीशन, सो माइनस RT अपॉन NF log the active concentration of product divided by active concentration of reactant आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉलिड्स तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ आयंस का रोल है, तो आयंस मूव करेंगे, इसलिए हम कंसंट्रेशन भी जब लेंगे तो सिर्फ आयंस की ही लेंगे, बाकी को हम इग्नोर करेंगे। ओके, तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सो वी विल हैव द फॉर्मूला EMF of cell under non-standard condition, okay, is equal to the standard EMF of cell minus 2.303, R is universal gas constant, T absolute temperature, N number of electrons, F Faraday, log we have got product concentration and we have got reactant concentration. Okay, नाउ यहाँ तो हमने ऊपर की इक्वेशन से ले लिया है, ठीक है, अदरवाइज हम नीचे की इक्वेशन से ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा रिएक्शन इफ वी सॉल्व 2.303, आर की वैल्यू ले लेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम ले लेंगे, राइट, सो व्हेन वी टेक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0591, फेरेडे हमने ले लिया 96500। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे और हम निकाल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, ना इसी को हम रिलेट कर सकते हैं, इमेजिन दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि हम ईएमएफ ऑफ सेल से हम रिलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, बाय हम इसकी जगह क्या रख देंगे, वी आर गोइंग टू कीप log Kc, so once we write the rate constant for the concentration and we'll get the Nernst equation, right, so we can relate what the chemical kinetics chapter with electrochemistry, है ना इंटरेस्टिंग। और यही अगर हम कर दें डेल्टा G इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ले लेते हैं, चलिए, -NF ई स्टैंडर्ड सेल। ओके, अब हमने क्या कर दिया, फ्री एनर्जी निकाल ली, ठीक है, फ्रॉम ईएमएफ। तो हमने क्या किया, हमने थर्मोडायनेमिक्स को भी लिंक कर दिया। सो इमेजिन केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब एक साथ, सो दे आर ऑल फ्रेंड्स, सब एक साथ वर्क करते हैं। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है, बस इनको कनेक्ट करके रखना है। ओके, तो आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। हाँ, अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है केसी कैसे निकालते हैं, तो कई बार बच्चों ने पूछा मैम हम तो वहीं अटक जाते हैं, तो ये एक फॉर्मूला और अच्छे से याद कर लीजिए, उसमें सिर्फ आपको एंटी लॉग लेना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग। जनरली बच्चे यहाँ पे एंटी लॉग नहीं ले पाते हैं, सो यू कैन टेक एंटी लॉग, एन एफ ई सेल हो जाएगा बाय 0.0591 एंड यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ के सी। ठीक है, अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ वी टॉक अबाउट जो जो जैसे हम कहते हैं ना फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है, ओम्स लॉ पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में। ये तो हमने बात करी सेल के केमिकल्स की। ओके, सो वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, अगर सेल है तो रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस होगा, ओम्स लॉ होगी।
तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ओके, एंड हियर द यूनिट इज ओम। ओम का सिंबल याद कर दीजिए। रेजिस्टेंस तो जनरली नहीं आता है, लेकिन रेजिस्टेंस का उल्टा ऑपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस, 1/R। सो कंडक्टेंस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। सो कंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सीमेंस और इट इज ओम इनवर्स, राइट। ओम इनवर्स को आप मो भी कह सकते हैं। ओके, नाउ ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया? दिस ऑल केम फ्रॉम Ohm's law. According to Ohm's law, the potential difference applied is directly proportional to the current passed, right? और it is equal to I into R. ये हमारा Ohm's law है। Ohm's law से हमने क्या किया? रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस से हमने क्या निकाला? कंडक्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस से ही हम निकालेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ओके, so resistance is equal to, right, resistance is equal to rho. Rho is what? Specific resistivity into L upon A. This L upon A is known as cell constant. ओके, और अगर आप इसका यूनिट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये R है तो R का यूनिट ओम हो जाएगा। ये लेंथ है तो लेंथ सेंटीमीटर में होगी। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। सो दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब अगेन, अगर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है तो हमारे पास क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी होगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रिवर्स। ओके, सो इट इज 1/, अगर आर स्पेसिफिक ये रो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/रो। ओके, दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। Okay, it is denoted by kappa. So specific resistivity by rho and specific conductivity is denoted by kappa, stylish K. Okay, right, and this is equal to, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी, राइट। सो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, दैट इज सेल कांस्टेंट। और जब हम ये निकालेंगे कंडक्टिविटी का, हमने यूनिट पढ़ा था कंडक्टेंस का, इट इज सीमन, और इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बिकम सीमन मीटर इनवर्स और सीमन पर मीटर, और सीमन की जगह हम क्या रख सकते हैं? ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, राइट। अब हम आते हैं, सपोज हमने कंसंट्रेशन लिया है सोल्यूशन का, राइट, तो किस टर्म में लिया है? सपोज हमने लिया है मोलारिटी की टर्म्स में। ओके, सो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी, right, is equal to kappa, that is the specific conductivity divided by whatever concentration you have taken into 1000. ओके, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो इसकी डेफिनेशन ज़रूर कर लीजिएगा। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आ जाती है, नहीं तो क्या होता है, दे आस्क मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इनकी डेफिनेशन ही पूछते हैं। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस बार भी आया था, राइट, बोर्ड में 12th में। आईएससी वाले लकी हैं, उनका तो एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया, उनको टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए, और मेरे पास लगातार फ़ोन आने शुरू हो गए कि मैम अब तो टाइम है, तो आप जल्दी से अपने अपने वीडियोस डाल दीजिए प्लीज़, हमें सुनना है, हमें पढ़ना है, तो इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल। देन रिक्वेस्ट आई कि मैम बाइलिंगुअल कर दीजिए। आई सेड ओके, चलो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मुझे कौन से टॉपिक्स लेने, मैं वो ले लूँगी। ठीक है ना। सबसे पहले अब हम आते हैं कि कंडक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होती है? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कंडक्टिविटी, राइट, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ कम होती है। मतलब आपने अगर डाइल्यूट किया, ज़्यादा वाटर डाला, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंडक्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ओके। और अगर आप बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो जाएगी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अभी 12th बोर्ड में भी आया है, स्पेसिमेन पेपर में भी इसी पे क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस में भी आता है, जनरली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। और अभी आगे हम भी पढ़ेंगे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका ग्राफ क्या होगा, कंसंट्रेशन के साथ कैसे चलेगा, कोलरॉश लॉ, एवरीथिंग। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम आ जाते हैं, सपोज क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने इसमें वाटर डाला ना, अब ये कितना ब्रेक करेगा, ठीक है। सो वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्चुअली इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस at concentration C divided by the molar concentration when it completely breaks, that is fully। अगर full dissociation होगा, दैट इज इनफाइनाइट डिल्यूशन जब होगा, तब वो कंप्लीट जितना भी डिसोसिएट होगा वो वैल्यू रखेंगे, और अंडर कंसंट्रेशन सी जितना होगा वो रखेंगे, देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, नाउ अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो व्हाट विल हैपन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम निकालते हैं तो रेट कांस्टेंट के जो होगा, ये हमने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे, वहाँ पे कर लेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डिराइव वहीं से किया है। सो कंसंट्रेशन इनटू अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अगर ये अल्फा आपका बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत ही वीक, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप ये इग्नोर करके रेट कांस्टेंट के ए फॉर डिसोसिएशन इज कंसंट्रेशन इनटू अल्फा स्क्वायर। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है, कंसंट्रेशन पता है, तो आप अल्फा निकाल सकते हैं, राइट। ओके, और अगर आपके पास रेट कांस्टेंट है और अल्फा है तो आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, तो न्यूमेरिकल इस पर भी आता है। अब हम चलते हैं कोलरॉश लॉ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कोलरॉश लॉ। अगर मान लीजिए क्लास में शोर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, इज इट बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड? नहीं, सभी जने शोर मचा रहे होते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ नॉइज डिपेंड करती है हाउ मेनी, और कौन कितने वॉल्यूम पर चिल्ला रहा था, ठीक है। तो सेम वे कोलरॉश लॉ में क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर नॉट इग्नोरिंग एनीवन, हम सबको उसमें ले रहे हैं कंसिडरेशन में। सो दैट मीन्स व्हाट वी से इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो वो इट इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। मतलब हम कैटाइन भी लेते हैं, एनाइन भी लेते हैं, कितने कैटाइन कितने एनाइन, उससे हम निकाल लेते हैं और टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसका ये फॉर्मूला है, और इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो हियर लेमडा इज द लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी, और ये न्यू जो है ये हमारा नंबर है, नंबर ऑफ, सपोज मैं लेट्स टेक एग्जांपल, हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड, अभी आया था आपका एग्जाम में। सो दिस ब्रेक्स इनटू कैल्शियम आयंस और 2 क्लोराइड आयंस। ना सपोज मैं कहती हूँ कि इसकी कैल्शियम की लिमिटिंग जो कंडक्टिविटी है से 5 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जो क्लोराइड है वो से 3 है, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम 1 है तो दिस विल बी 5 × 1 प्लस 2 × 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 6, दिस इज 11। ये अभी आपका जो CBSE का 12th पेपर हुआ है इसमें ये क्वेश्चन आया है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं कोलरॉश लॉ में, सो अंडर कोलरॉश लॉ हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी देते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ ऐसा आएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इट विल बी इन दिस शेप, ठीक है। तो अभी आपका स्पेसिमेन पेपर में था कि एक ग्राफ ये इस तरह का ग्राफ है, राइट, ओके। ये 1, ये 2, ये 3, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है। तो अगर सपोज आई से एक हमारा
H2SO4 है, एक हमारा से Na2SO4 है, एक हमारा से एसिटिक एसिड है. So we know that sulfuric acid is going to dissociate fully. तो ये इसका ग्राफ होगा, सोडियम सल्फेट का ये वाला ग्राफ होगा, और एसिटिक एसिड का थर्ड वाला ग्राफ होगा. ठीक है. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन अप्लाइड फॉर्म और कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. इसी में बहुत इंपॉर्टेंट आता है फेरेडेज. भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं. इन्होंने अच्छी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दे दी. इससे हमें इतना इजी हो गया दैट वी कैन प्रिडिक्ट कि एनोड पे या कैथोड पे कितना सब्सटेंस रिलीज होगा या डिपॉजिट होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's of electrolysis. Okay, so the first law says the amount of substance deposited or liberated at anode or cathode or at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. ओके इसी को हम लिखते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हो जाएगा W इज इक्वल टू ZQ, and we know charge is equal to, or the quantity of electricity is equal to current into time. तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू ZIT. तो ये फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिए, न्यूमेरिकल इन पर आता है. राइट. ओके. एंड अगर आपको z निकालना है तो z तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. व्हाट यू हैव टू डू इज इक्विवेलेंट वेट लिया और कूलम से डिवाइड कर दिया. सो फैराडे, सो दैट इज 96500 कूलम से डिवाइड किया और आपका z आ गया. z आपको पता है, आपको करंट पता है, टाइम पता है, कितना वेट डिपॉजिट होगा आप निकाल सकते हैं. या बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको वेट पता है, z पता है, आप ये बता सकते हैं कि करंट कितनी देर के लिए पास किया गया. राइट. और कितना करंट था. तो ये दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ ने बोला कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, सीरीज में सेल अरेंज कर देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरेलल में सेल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज. तो अगर हम सीरीज में अरेंज कर देते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम, अगर हमको वेट डिपॉजिटेड पता है और हमको इलेक्ट्रोवैलेंट पता है, तो हम सेकेंड का वेट डिपॉजिटेड कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. सो द सेकेंड लॉ ऑफ Faraday's electrolysis says the amount of various substances liberated at the same quantity of electricity passed through electrolytic solution is actually directly proportional to the chemical equivalent weight. Okay. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2. है ना इंटरेस्टिंग. तो अगर आपको वेट डिपॉजिटेड पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं. अब एक और इम्पॉर्टेंट आया, फेराडेज ने एक और रिलेशन दे दिया. इमेजिन इन्होंने एक रिलेशन बनाया विद एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस का जो लॉ का नंबर था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको फेराडे निकालना है तो 1 फेराडे क्या होगा, 965. ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यही हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए. तो ये, और उन्होंने बोला दैट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 into charge of electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19. तो अगर ये हम करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आ जाती है. राइट. तो उन्होंने क्या किया, ये फैराडे की वैल्यू निकाल दिया और ये रिलेशन दे दिया ना. कई बार आपने देखा होगा, इस पर क्वेश्चन आता है. वो क्या करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू चेंज कर दी. यहाँ चेंज करते ही क्या होगा, आपका फैराडे की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है. ओके. अब आते हैं हम the third part of the electrochemistry. थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैटरीज. आप हर जगह आपने देखा होगा, आप लोग यूज़ कर रहे हैं सेल्स. ठीक है, बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल हो, टॉर्च हो, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सब में सेल्स यूज़ होते हैं. तो लेट्स स्टडी. तो बैटरीज हमारी कितनी तरह की हैं. एक बैटरी होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी. प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं,
दे एक्चुअली इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन रिडॉक्स है, और क्या है कि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये प्राइमरी है, आपने एक बार यूज़ किया और आपने उसको थ्रो कर दिया। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में जैसे मोबाइल की बैटरी है, कार की बैटरी है, तो ये क्या होते हैं, दे कैन बी रिवर्स्ड। इसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब लेट्स कम बैक, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, और उस गैल्वेनिक सेल पे हम अगर पोटेंशियल ऑपोजिट लगाएं और उससे ज़्यादा लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और हम उसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा सेकेंडरी सेल्स में लग जाता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें सेल की और हम बात करें बैटरी की, तो दोनों में क्या फ़र्क है। सो सेल इज इंडिपेंडेंट, और बैटरी का मतलब क्या है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दे फॉर्म बैटरी। तो बैटरी में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स सपोज एक से ज़्यादा है तो वो बैटरी हो गई। आपने कार में देखा होगा उसमें, या घर में जो इन्वर्टर की बैटरीज है उसमें ऐसे आप काउंट करेंगे तो ये इतने सारे सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैटरी। यू विल नॉट कंसिडर दिस एज सेल। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम लेते हैं एक ड्राई सेल या प्राइमरी सेल, ठीक है, इसमें हमारे पास मरकरी है, लेक्लेंचर सेल है, और एक हम लेते हैं लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, हमारे कोर्स में इनकी वर्किंग भी है, एनोड कैथोड रिएक्शंस भी हैं, तो हम क्विकली देखेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता बट ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से इतना कुछ है पूछने के लिए कि जो बचता है बाकी उसमें 1 या 2 नंबर का ही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे कुछ इम्पोर्टेंट है, आप आगे सब कुछ निकालते जा रहे हैं तो ये तो ठीक है, बट आपको नॉलेज के लिए होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, तो इसमें क्या है हमारा, लेट्स सी ये, यस, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं लेड स्टोरेज मतलब अगर हम देखते हैं सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल में क्या होता है, यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि पहले प्राइमरी लिया है तो चलो सेकेंडरी ले लेते हैं। तो सेकेंडरी का क्या है, आपका पोटेंशियल कितना होगा, 6.12 वोल्ट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एनोड किसका बना होता है, लेड का बना होता है, ग्रिड होती है लेड की, लेकिन उसके आसपास क्या होता है, स्पॉन्जी लेड होता है। कैथोड में भी लेड की ग्रिड होती है, लेकिन इट इज सराउंडेड विद और इट इज मर्ज्ड इन लेड डाई ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलिटिक solution जो होता है that is actually dilute sulfuric acid, or we can say aqueous sulfuric acid। ओके, अब क्या होता है, एनोड पे रिएक्शन होता है, तो एनोड पे क्या होता है, लेड रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एनोड पे लेड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और लेड केटाइन बन जाता है। ठीक है, और ये लेड केटाइन है, वहाँ पे सोल्यूशन में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक करता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, तो वो सल्फेट आयंस कंबाइन करते हैं और ये लेड आयन के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, लेड सल्फेट। लेड सल्फेट नीचे डिपॉजिट हो जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट कैथोड, तो कैथोड में क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड होता है, लेड डाइऑक्साइड और ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, ओके, तो ये कंबाइन करते हैं एंड ये क्या बनाते हैं, अगेन लेडाइंस बनाते हैं। ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके बना लेता है वाटर, राइट। अब अगेन ये कैटाइन है, तो लेड आयंस और सल्फेट एनाइंस मिलके बना लेते हैं लेड सल्फेट। तो अगर हम ये रिएक्शंस को ऐड करें तो क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा लेड सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, यू विल गेट लेड सल्फेट एंड 2 वाटर। यस, एक ये लेड सल्फेट है, एक ये लेड सल्फेट है और 2 वाटर बने हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। और जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे व्हेन वी अप्लाई, तो अब ये ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक करेगा इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, लाइट डाइऑक्साइड एंड लेड, और फिर ये दोबारा वापस आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द डिटेल ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। इसको दोबारा से यहाँ पे कर लेते हैं। सो
इट रिचार्ज कर रहे हैं. नाउ व्हेन वी आर रिचार्जिंग इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, और वोल्टेज सेल जो होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, जब कोई जैसे इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्या है, आपका वोल्टेज सेल है. और इसके बाद आपने अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए दे दी, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो चार्ज होके आपको मिल जाती है. ओके, इज दिस क्लियर. अब वापस आ जाते हैं हम अपना प्राइमरी सेल में. सो प्राइमरी सेल में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी सेल का कंटेनर. सो प्राइमरी सेल में क्या होता है, या सेल जिसको ड्राई सेल भी बोलते हैं या लेक्लेंचे सेल, इसमें क्या होता है, यहाँ हमारे पास जिंक का एक कंटेनर होगा. ओके, उसमें ग्रेफाइट की रॉड होती है, कार्बन रॉड होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक जो पेस्ट होता है, दैट इज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, इसका पेस्ट होता है. राइट, नाउ व्हाट हैपन्स, रिएक्शन में क्या होता है, एनोड से रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 2 electrons and you get what, zinc cation. now कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे अमोनियम आयंस होते हैं, और यहाँ पे पेस्ट में साथ में कैथोड पे क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इट कंबाइंस विद अमोनियम आयंस, और ये रिलीज हो जाएगा इनटू अमोनिया, और ये बन जाता है MnOH. राइट, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाता है. ना व्हाट हैपन्स, आपने देखा हो कभी कभी सेल लीक कर जाता है, अजीब सी स्मेल आती है, तो लीकेज से क्या है, अमोनिया गैस. तो ये अमोनिया, और जो अगर आपका सेल बहुत पुराना रखा है तो जिंक कंटेनर मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इससे भी हम क्या है, हमारा सेल खराब हो जाता है. ठीक है, फिर ये जो हमने अमोनियम क्लोराइड डाला है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो जिंक के साथ कंटिन्यूस कंज्यूम होता रहता है, तो वो क्या करता है, जिंक के कंटेनर को करोड कर देता है. ठीक है, लेकिन फ़ायदा क्या है कि ये 1.2 से 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल दे देता है. ओके, इज दिस क्लियर. तो ये है हमारा मर्करी सेल. राइट, ये हमारा ड्राई सेल. अगर हम मर्करी सेल की बात करते हैं, तो मर्करी सेल में अगेन एनोड हमारा जिंक का है, कैथोड हमारा मर्करी सेल है, तो क्या है, मर्करी ऑक्साइड है. इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो होता है, इट इज़ एक्चुअली पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. ओके, लेट्स सी द वर्किंग. सबसे पहले क्या होता है, एनोड पे जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन, तो क्या होगा, जिंक आयन, और यहाँ OH आयन्स होते हैं, तो उसका ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड. ये H होता है, दिस फॉर्म्स वाटर, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं. दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर दे अप्रोच द मर्करी ऑक्साइड एट कैथोड. सो मर्करी ऑक्साइड वाटर के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ व्हाट हैपन्स, इट फॉर्म्स मर्करी, तो रिड्यूस होके मर्करी बन जाता है, एंड यू गेट व्हाट, OH आयंस. राइट, अगर हम इसको, इस रिएक्शन को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, ये OH और ये OH कैंसिल हो जाएंगे. सो वी गेट जिंक प्लस मर्करी ऑक्साइड is converted into zinc oxide and mercury. Now best part is इसका potential is 1.35. तो ड्राई सेल का कितना है, 1.2, और इसका कितना है, 1.35. ओके, सो मर्क्यूरी सेल इज बेटर. राइट, अब हम आ जाते हैं फ्यूल सेल की बात. हर एक जना बात कर रहा है एनवायरनमेंट, हर एक, क्या, यू शुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि जिस हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो ये फ्यूचर में हम ही ट्रबल करेगा. आवर जनरेशन्स विल सफ़र. सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. तो फ्यूल सेल है ना, फ्यूल सेल में क्या है, व्हाट डू वी डू, फ्यूल सेल में हम लेते हैं हाइड्रोजन एज फ्यूल. ठीक है, एंड दिस इज फेड इनटू एनोड, और ऑक्सीजन हम डालते हैं इन कैथोड. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, हमारा जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और रिएक्शन क्या आएगा, हाइड्रोजन प्लस 2 OH आयंस, राइट, विल फॉर्म वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. और ये वाटर, जैसे हमने मर्क्यूरी में पढ़ा था सेल में, वैसे वाटर और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाएंगे OH आयंस, और फिर यही OH आयंस हमारे, राइट, एनोड पे पहुंच जाएंगे. सो इफ वी ऐड, तो रिएक्शन क्या आता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव 2 वाटर. तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है.
राइट। इसके लिए हमें कैटलिस्ट लेना होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड, प्लेटिनम या सिल्वर। ओके, तो ये फ्यूल सेल में क्या है, बाई प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट वाटर है, राइट। सिर्फ हमको हाइड्रोजन इसमें लेना है, एयर में ऑक्सीजन है, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा नहीं है जो हमको हार्म करे, इसलिए दीज डेज फ्यूल सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं कोरोजन की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है, व्हेन वी कीप एनी मेटल और इट रिमेन्स एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सो व्हाट हैपन, ये जो मेटल का सरफेस होता है, ये मेटल का सरफेस जो है ये अनडिजायरेबल कंपाउंड बना लेता है, और ग्रेजुअली क्या होता है, सरफेस पे बाहर निकलता जाता है। आपने आयरन देखा होगा, आयरन में अगर आप पेंट नहीं करें या जहाँ से पेंट हट जाता है वहाँ से धीरे धीरे इट स्टार्ट चिपिंग ऑफ। आपने देखा होगा पुराने पुराने आयरन के बोर्ड हैं तो उसमें छेद हो गया है, ठीक है, या गेट है लोगों के तो उसमें आयरन धीरे धीरे निकल गया है। सो यू कॉल दिस एज रस्टिंग। तो उसमें क्या हुआ, अनडिजायरेबल कंपाउंड क्या बना है, अनडिजायरेबल कंपाउंड बना है Fe2O3.XH2O। तो ये बन गया आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये बन गया रस्ट। और किससे बना है, ये बना है आयरन से। और कैसे बना है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, फॉर लॉन्ग टाइम एक्सपोज करने पर। ओके, सो इट्स अ स्लो रिएक्शन, but yes, it is not good. Now let's study how this corrosion is affected. Sorry. So first comes the position of metal. सबसे पहले हम देखते हैं मेटल की पोजीशन कहाँ है ईएमएफ सीरीज में। तो यू विल फाइंड, अगर हम लेते हैं सोडियम, पोटेंशियल, पोटेशियम, तो ये क्या मेटल्स बहुत सीरीज में नीचे हैं, दैट मीन्स इनका पोटेंशियल नेगेटिव है, राइट। तो ये इजीली करोड हो जाएंगे, ओके, बहुत रिएक्टिव है। फिर ऐसे ही क्या होता है कि आपका अगर आप आयरन लेते हैं तो आयरन भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, लेड है, सिल्वर है, ये सब टार्निश। वेरस अगर हम प्लेटिनम या गोल्ड ले लें तो इनकी सीरीज में पोजीशन कहाँ पे है, वेरी हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये इजीली रिड्यूस नहीं होंगे। ओके, देन वी टॉक अबाउट कि इन मेटल्स में जो इम्प्योरिटीज़ क्या करती है। तो इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट है वो मेटल को करोड करती रहती है। सपोज एक कोई मेटल है, इसमें आपने डाल दिया आयरन, तो वो आयरन करोड होगा, ये मेटल जो भी है वो उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा, राइट। देन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डिस्टिल वाटर लिया है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने टैप वाटर ले लिया सो इट हैज़ गॉट आयंस, और वो आयंस ग्रेजुअली वहाँ पर एनोड कैथोड बन जाएंगे, और वही आपका आयरन पिलर अगर सॉइल में लगा हुआ है तो वो करोड हो जाएगा। ओके, देन अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगी, कार्बोनेट। सो कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड वो ब्रेक करेगा एंड दिस विल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड, और फिर आपका अगेन आयरन जो है आयरन एनोड बन जाएगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये बन जाएगी कैथोड, और रिडक्शन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। ओके, और उससे क्या होगा, हमारा आयरन करोड कर जाएगा। इसको हम आयरन का ये रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है कि हम आयरन एक सेल बन जाता है, तो अगर आपका आयरन है सॉइल में तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ सेल, और रिएक्शन शुरू हो जाता है, और उसका पोटेंशियल भी आ जाता है। इमेजिन उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 1.67, मतलब आपके मर्करी सेल से भी ज़्यादा ये काम कर रहा है, कितनी स्पीड से कितना चार्ज दे रहा है। ओके, तो कैसे बनता है, जो वाटर है वो ब्रेक करता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, राइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है वो बनाती है H2CO3, और कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट एनायन। ये बाइकार्बोनेट एनायन और हाइड्रोजन आयन ये रहते हैं एट कैथोड। एनोड पे क्या होता है, आयरन होता है ना। आयरन इन प्रेजेंस ऑफ these electrons it converts into फेरस आयंस, Fe+2 बन जाता है, ठीक है, राइट। और ये जो हाइड्रोजन आयन, तो ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मिलके ये फेरस आयंस बना लेते हैं और वाटर बना लेते हैं। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड बनने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट, हम कैसे रोक सकते हैं कोरोजन को,
ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? आयरन तो इजीली अवेलेबल है, वी कैन नॉट हैव गोल्ड सिल्वर ब्रिजेस, हम वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। रीज़न, वो हमारा बहुत महंगा हो जाएगा, पता चला रात को सोए सुबह आपको टेंशन है कहीं कोई गेडी ने चुरा के ले जाए। ओके, सो वी कम बैक। सो टू प्रोटेक्ट देयर आर वेरियस वेज। व्हाट डू वी पुट अ बैरियर। तो अगर ये मेटल है और ये रिएक्टिव है तो हम इसके बाहर एक बैरियर लगा लेते हैं, राइट। बैरियर कैसे लगाते हैं? बैरियर में हमने पेंट कर दिया, हमने इसमें ऑयल लगा दिया, ठीक है, हमने इस पर ग्रीजिंग कर दी, या हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सेक्रीफिशियल, मतलब हमने इसके अंदर जिंक की कोटिंग कर दी, गैल्वेनाइज कर दिया, मतलब हमने आयरन के लिए जिंक को कुर्बान कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक इंफीरियर मेटल को बचाने के लिए एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग लगा देते हैं। थिन कोटिंग होती है, बट उससे क्या होता है कि हमारा मेटल बच जाता है। या हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है, हमने इसको प्लेट कर दिया, या हमने इसको कन्वर्ट कर दिया अलॉय में, या हमने एंटी रस्ट सोल्यूशन लगा दिया। तो ये सब करने से वी कैन प्रोटेक्ट corrosion। ओके, नाउ लेट्स टेक अप सम एग्जांपल्स। चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एग्जांपल लेते हैं। इससे एक रस्टेड पीस ऑफ आयरन है, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको इलेक्ट्रोड का रिएक्शन एज एनोड एज कैथोड लिखना है, एंड यू हैव टू गिव दी लाइक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो आपको उसका वैल्यू भी निकालना है। ओके, तो लेट्स सी, राइट, लेट मी टेक पेन। हाँ, तो क्या है हियर, अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन फॉर रस्टेड पीस ऑफ आयरन, तो प्योर आयरन कैसे एक्ट करेगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज ए नोड, और जो इम्प्योर आयरन होगा वो बिहेव करेगा एज कैथोड। आयरन में क्या होगा, आयरन विल गिव आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल कन्वर्ट इनटू फेरस आयंस, राइट। और वहाँ जो वाटर होगा उसमें हाइड्रोजन आयंस और एक ऑक्सीजन will combine with the electrons release will form water, ठीक है, और ये एक सेल बन जाएगा ना। अगर आप ये फिर निकालते हैं, सो यू विल फाइंड दैट आयरन का पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट, हमने पिछले उसमें स्लाइड में कवर किया है कि इसका पोटेंशियल 1.67 के करीब आ जाएगा। सो इमेजिन दिस इज एक्टिंग एज एन एक्सेलेंट सेल। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इट सेज एल्यूमिनियम आयंस टू एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज -1.66 वोल्ट, ठीक है, एंड आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.54 वोल्ट्स। ओके, ना हमें निकालना है द सेल। अगर हम एक सेल बनाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम और आयोडीन बनाते हैं तो हमारा कितना पोटेंशियल आएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने क्या किया, एल्यूमिनियम का एनोड बनाया और कैथोड पे हमने आयोडीन रखा, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम आयंस जब बने तो रिलीज हुए, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो थे आयोडीन के साथ आ गए। तो इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, सो वील गेट दी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये तो आ गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। और अगर हम ईएमएफ निकालते हैं तो कैथोड पे क्या है हमारा, आयोडीन, इसका पोटेंशियल है +0.54 रख दिया। एनोड का पोटेंशियल कितना है, -1.66 वोल्ट, ये रख दिया, राइट। फॉर्मूला क्या है, कैथोड माइनस एनोड। ये रिमेंबर, ये माइनस वाला साइन तब यूज़ करेंगे जब दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल में। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये रिडक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम आयंस टू एल्यूमिनियम, और ये भी रिडक्शन हो रहा है आयोडीन टू आयोडाइड, राइट। तो ये वैल्यूज रखेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा 2.20 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, राइट। द क्वेश्चन सेज यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ of cell under standard conditions and you have to calculate the free energy। देखा, ये इंटरेस्टिंग है। आप क्या कर रहे हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ से रिलेट कर रहे हैं। ओके, सो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कंडीशंस दी हुई हैं। तो ईएमएफ हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी हुई है जिंक की -0.76 वोल्ट, और टिन की दी हुई है -0.14 वोल्ट। ओके,
नाउ व्हाट डू वी डू, जिंक एनोड पे है तो जिंक विल except zinc will give out electrons, will form zinc ions, and tin जो है, tin जो reduce होगा तो tin क्या करेगा, tin is going to accept electrons and will form tin metal. ठीक है, तो ये हमारे reactions दिए हुए हैं रिडक्शन के, ये इनके पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स ना। जब भी हम ये देखते हैं तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ निकालने का सीधा सा फंडा है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, उसमें वैल्यूज डाल दीजिए। आपने वैल्यू देखा, ये लिखा 0, आपने वैल्यू डाली, आपकी एक वैल्यू क्या आ रही है, एक है आपकी -0.14, तो आपकी आ गई, ये आ गई -0.14, और एक वैल्यू आ गई -0.76। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू में क्या फ़र्क है, ठीक है, इसमें आप देखिए एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो ये वैल्यू आ गई राइट की और ये वैल्यू हो गई लेफ्ट की। ऑल यू हैव टू डू इज राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो -0.14 माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और आपका पोटेंशियल आ जाएगा 0.62 वोल्ट। तो ये तो आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया। अब आता है फ्री एनर्जी। सो फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल आपने निकाल लिया है। एन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और फैराडे 96500 है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्री एनर्जी कितनी आ जाएगी, 119.660 किलो जूल्स। ओके, अभी हम चलते हैं, इसी का ही हम पार्ट करते हैं सेकेंड। नाउ द सेकेंड पार्ट सेज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। ये अभी आया है बोर्ड पे, तो जो कल हमारा सीबीएसई 12th का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन था कि अगर मैंगनीज आयंस हैं, राइट, और कन्वर्ट होते हैं मैंगनीज +2 आयन में, तो कितना चार्ज लगेगा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू फैराडे, ये तो फॉर्मूला है। अब n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, तो MnO4 माइनस है, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, MnO4 -1, Mn इज x प्लस, यहाँ पे क्या है 4 इंटू -2, 4 बाहर रख लेते हैं चलिए, हाँ, राइट, क्योंकि -2 ऑक्सीजन का चार्ज इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो क्या हो गया x, ये हो गया -8 इज इक्वल टू -1, अब 8 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे मैंगनीज का चार्ज क्या आ गया, +7, और कन्वर्ट किस में हुआ है, +2 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है 5। कंसंट्रेशन कितनी है, अगर हम मोलर कंसंट्रेशन देखते हैं तो यहाँ पे 500 ml में 0.5 m है, ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स रखे 0.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, राइट, सिंपल मोलारिटी है, तो मोलारिटी में v हमको पता है 500 है, ये 1000 रखेंगे बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर्स, तो हमारे मोल्स आ जाएंगे 0.25, तो ये हमने 0.25 मोल्स रख दिए, 96500 रख दिया, और हमारा आंसर आ गया। है ना इंटरेस्टिंग, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट, एक ग्राफ दिया हुआ है स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस के साथ, ठीक है, और पूछा है इसमें कि देर आर सोडियम सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इनमें से पहचानना है कौन सा ग्राफ किसका है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डेफिनेटली ये इसकी क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस जो है जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, दिस साइड इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। सोडियम सल्फेट की बढ़ेगी लेकिन थोड़ी कम, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इट विल इंक्रीज एंड ग्रेजुअली थोड़ा कम हो जाएगी। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज, अगर मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कोलोरॉश लॉ, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, फॉर मिथेनोइक एसिड कितनी है, 34.1,
राइट, सीमेन सेंटीमीटर पर मोल, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। है ना इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या करेंगे, लिमिटिंग कंडक्टिविटी हमने निकाली, ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो फॉर हाइड्रोजन कितनी आएगी, इट इज़ 349.65 हाइड्रोजन की है, क्योंकि हम लिखेंगे HCOOH, ये ब्रेक करेगा HCOO माइनस प्लस H आयंस में। तो कितना है, वन बाइकार्बन, वन फॉर्मेट आयन है और वन हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन नंबर कितना है, हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू प्लस एंड लेमडा प्लस प्लस न्यू माइनस नंबर ऑफ एनायंस एंड इट्स कंडक्टिविटी। ओके, तो इनको सम करेंगे तो नंबर ये न्यू, तो ये तो वन ईच आ जाएगा। और ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ हाइड्रोजन की है 349.65, ठीक है। बाय का ये फॉर्मेट की दी हुई है 54.65। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। इज दिस क्लियर, है ना इंटरेस्टिंग, राइट। तो हमने क्या निकाल लिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मेट। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या कहता है, हमको निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, एल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी व्हेन इट इज डिसोसिएटेड, राइट, एट कंसंट्रेशन C, ओके, और डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी व्हेन इट इज फुल्ली डिसोसिएटेड। तो फुल्ली डिसोसिएटेड में हमें निकालनी कितनी आएगी, जब सारे होंगे तो 404.2। और हमारी कंडक्टिविटी कितनी है, आई कितनी है, तो यहाँ देखिए इट इज़ गिवन हाउ मच, 34.1। तो ये दी हुई कितनी है, 34.1 आउट ऑफ मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 8.436%। है ना इंटरेस्टिंग, ओके। अब हम चलते हैं एक और, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। दिस न्यूमेरिकल वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर जिंक और कॉपर सेल है तो हमारा स्टैंडर्ड जो सेल है उसका फॉर्मूला क्या है, ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यू दी है ई स्टैंडर्ड जिंक आयन टू जिंक इट इज माइनस 0.76 वोल्ट, and E standard copper ions to copper is given 0.34 volts. now 34 की जगह यहाँ पे क्या किया, 339 कर दिया, क्योंकि अगर आप वैल्यू याद कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख देंगे, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द इक्वेशन। रिएक्शन में क्या होगा, इसका सेल एंड ओशन लिख लेते हैं। सेल एंड ओशन में क्या होगा, जो जिंक है, राइट, जिंक is changing into zinc ions, salt bridge, and copper ions are converting into copper। तो रिएक्शन क्या होगा, एनोड कैथोड, एनोड पे क्या होगा, जिंक चेंज होगा, जिंक आयंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के साथ कंबाइन करेंगे और बनाएंगे कॉपर, ठीक है। तो ये तो हो गया एनोड कैथोड का रिएक्शन, ऐड कर सकते हैं। और जब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ बहुत ही ईजी है। व्हाट वी हैव टू डू इज, यस, यहाँ पे ज़ीरो रखा, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपने वैल्यू रखी, यहाँ पे आएगी प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, आ जाएगा 0.76, ठीक है। अब प्लस माइनस मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है। तो ये आ रहा है हमारा राइट में, ये आ रहा है हमारा लेफ्ट में, तो क्या होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये हो गया हमारा ई सेल। तो राइट पे क्या है, 0.34 माइनस माइनस 0.76, दिस विल कम 1.10। नाउ 1.10 नहीं आएगा, यहाँ पे 339 है, तो आप अकॉर्डिंगली निकालेंगे, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है, नर्स्ट इक्वेशन पे कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों मैंने थोड़ा सा इसलिए पहले लिख लिया था बिकॉज इट सेव्स टाइम, नहीं तो गंदी सी राइटिंग आती है, समझाना भी है, एक्सप्लेन भी करना है, और हमें टाइम भी बचाना है, ओके। तो रिएक्शन है एल्यूमिनियम और टिन का,
राइट। तो हमने क्या ले लिया, सेल नोशन लिख लिया कि एल्यूमिनियम इज चेंजिंग इनटू एल्यूमिनियम आयन, और एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 और टिन की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05। ओके, एक मिनट, कंसंट्रेशन दी हुई है यहाँ पे 0.015। ओके, ये कंसंट्रेशन है, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं ईएमएफ ऑफ सेल और इसका रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में क्या होगा, एल्यूमिनियम चेंज होगा इनटू एल्यूमिनियम आयंस, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, राइट। टिन है, टिन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, फिल फॉर्म टिन। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम अगर 3 लेते हैं, राइट, तो नहीं हो पाएगा। सो व्हाट डू वी डू इज वी मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके टिन बनाएगा। Now, हमें क्या करना है, ये कैंसिल आउट करना है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे और ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 एल्यूमिनियम आयंस, राइट, प्लस 3 tin ions will combine to form 2 aluminium ions plus 3 tin। ये हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई इक्वेशन, हमने नेट सेल रिएक्शन लिख दिया। इसका ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ अगेन हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वैल्यूज प्लॉट करेंगे इस लाइन पे। तो पोटेंशियल कितना है, -1.66, और पोटेंशियल कितना है, -0.14। तो ये 166 है और ये 14 है। तो कौन सा हमारा ज़्यादा वैल्यू है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग राइट माइनस ये हमारा जाएगा 14, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगी राइट में, क्योंकि हम ऐसे चलते हैं 1 फिर आता है 2, तो ये वैल्यू आएगी राइट में। सो 0.14 माइनस -1.66, आंसर आएगा 1.52 वोल्ट। अब हमको पोटेंशियल पता है, अगर हमको फ्री एनर्जी निकालनी है हम फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको निकालना है नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अंडर ये कंसंट्रेशन हमारे को आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, अब हम अप्लाई करेंगे Nernst equation. So it is equal to E standard cell minus 0.0591 by n log concentration of product divided by concentration of reactant ion. Product ions कौन से हैं, एल्यूमिनियम, और reactant ions कौन से हैं, टिन, ये हमने रख लिया। यहाँ पे क्या आया है, 2, तो ये हमारी पावर आ गई स्क्वायर, और यहाँ पर 3 है तो ये हमारी पावर आ गई क्यूब, और कंसंट्रेशन हमारी क्या है, 0.01 है, 0.015 है। सो वील कीप, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने आए थे, 3 2 6 हमने रख लिया, एंड वी कैन कैलकुलेट दी आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं कि अगर हम वो क्वेश्चन में है कि क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। सो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट will be the nature of metal and the temperature at which the reaction is taking place. Is this clear? ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज इन बटन सेल्स जो होते हैं वॉचेस में, तो उसमें ये जो रिएक्शन है वो है हमारा जिंक है और सिल्वर ऑक्साइड है, इट इज चेंजिंग इनटू जिंक आयन, सिल्वर एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इसकी हमको ईएमएफ निकालना है और फ्री एनर्जी निकालनी है, वैल्यूज दी हुई है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पे वी नो कैथोड पर क्या आएगा, अगेन वी विल ड्रॉ लाइन, यहाँ 0 रखा, यहाँ पे वैल्यू आई 0.80, यहाँ पर आई माइनस है तो 0.76, ये राइट आ गई और ये आ गई वैल्यू हमारी लेफ्ट में, तो राइट माइनस लेफ्ट हमारा आंसर आ गया 1.56। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल। एंड इफ वी कैलकुलेट द फ्री एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ वी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा माइनस, राइट, एन की वैल्यू कितनी आएगी 2, बिकॉज देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जिंक इज चेंजिंग टू
जिंक आयंस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, सिल्वर आयंस जो हैं 2 वो कंबाइन कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मिंग सिल्वर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये बैलेंस कर देते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स 2 है, सो वी पुट द वैल्यूज एंड वी गेट द आंसर। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05 सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है 31.6 ओम्स की कंडक्टिविटी में, एंड जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज 0.367। हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो क्या है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। नाउ वी नो कापा की वैल्यू कितनी दी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की दी हुई है वैल्यू, राइट, ये दी हुई है 100। यस, ओके। तो द रेजिस्टेंस दिया हुआ है 31.6। नाउ व्हाट वी डू इज, कापा की वैल्यू दी हुई है, सो व्हाट वी डू, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05 इंटू 1000, और ये हमारी दी हुई है रेजिस्टेंस। तो हमारा क्या है, अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस लिख लेंगे हम, राइट, दैट इज 31.6, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है हमारी 0.367। तो रो की वैल्यू आ जाएगी, रो विल बी 31.6 डिवाइडेड बाय 0.367, ये हो जाएगी हमारी रो कापा। ये हम यहाँ पे निकालेंगे, दैट वी प्लेस इट हियर, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकल गई, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज करंट जो है हमने 10 एम्पियर्स का पास किया, ये भी हमारा अभी बोर्ड के एग्जाम में आया था, 80 मिनट्स 27 सेकेंड्स तक पास किया। ठीक है, थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमको निकालना है, दिस इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, कितना वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हुआ और कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हुए एनोड पे। ठीक है, तो वेट और मोल्स निकालना है, फिर हमको निकालना है कि जिंक, नेक्स्ट सेपरेट क्वेश्चन है कि अगर जिंक सल्फेट है तो कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले क्या करेंगे, अब टाइम हमारा है 80 मिनट्स प्लस सम सेकेंड्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। 80 इंटू 60 प्लस 27, तो ये हमारे सेकेंड्स आ गए। नाउ वेट डिपॉजिटेड के लिए क्या आता है, Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट हमको पता है 10 एम्पियर्स, और टाइम हमारा है 4827, तो हमारा जो डिपॉजिट होगा, चार्ज जो आ जाएगा दैट विल बी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी 4827 राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्लेस कर देंगे फॉर्मूले में। ओके, सो W इज इक्वल टू ZIT। नाउ Z हमको पता है कितना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, राइट। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इट विल बी ऑक्सीजन O2 होता है, सो दैट इज 16। इसकी इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8। तो हम ये सब वैल्यू उसी फॉर्मूले में लिख देंगे। तो जिंक का कितना है, 8 है, करंट हमारा 10 है, टाइम हमारा 4827 है, फेरेड इसको हम Z से 96550 से, तो वेट जो डिपॉजिट आएगा दैट विल बी 4 ग्राम्स। ओके, अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अगर मोल्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो हम क्या करेंगे, वेट हमारा 4 ग्राम्स है, 32 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब वो क्या कहते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इट इज सेइंग, सपोज सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं जिंक को, सेल को। सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी आर फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट वेट। तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन पता है अकॉर्डिंग टू फेरेडेज सेकेंड लॉ, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। ना W1 हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो मास हमको पता है, हमने निकाला था 4 ग्राम। ना मास ऑफ जिंक हमको निकालना है, X हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हमको पता है 8, जिंक का हमको पता है कितना होता है, जिंक फॉर्म्स 2 ions. Okay, so it is 65 divided by 2, right?
तो हम ये वैल्यूज डालेंगे एंड वील गेट द आंसर 16.25। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लेसन। एक और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, आई थिंक कर ही लेते हैं, कोई नहीं, मज़ा आएगा। सारे एक ही जैसे हैं पर ठीक है, वील एंजॉय। तो अगर वोल्टेज सेल है, राइट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने सेटअप किया हुआ है। दो हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, दे आर कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज, राइट। अब हमारा ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है कि उसमें एल्यूमिनियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और हमारा सोडियम निकल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल, हमको इसका रिएक्शन लिखना है। सो व्हाट विल हैपन, एल्यूमिनियम विल फॉर्म, aluminum ions will release 3 electrons, nickel will accept 2 electrons to form nickel। जब हम इसको बैलेंस करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देंगे और बन जाएगा हमारा बैलेंस रिएक्शन, दैट इज 3 एल्यूमिनियम विल फॉर्म 3 एल्यूमिनियम ions plus 6 electrons plus 2 nickel ions will give plus 6 electrons will give 2 nickel ions। ओके, ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 एल्यूमिनियम प्लस 2 nickel ion will form 3 aluminum ions plus 2 nickel solid। ओके, ये हो गया aqueous, ये हो गया aqueous, राइट। तो ये रिएक्शन हो गया। ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, अगेन कैथोड माइनस एनोड। फिर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वैल्यूज़ गिवन है हमारी, वैल्यूज़ है -0.25, तो ये आ गया -0.25 और फिर आ गया -1.66, तो ये आ गया -1.66। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, राइट। तो राइट माइनस लेफ्ट हमने वैल्यू निकाल ली 1.41। now we have to calculate under non-standard conditions, so EMF of cell under non-standard condition is equal to EMF of cell under standard condition। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, -0.0591 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6, वी हैव प्लेस द वैल्यू लॉग। ना यहाँ पे एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं, 3 टाइम्स है, ओके, राइट। और हमारे निकल आयंस कितने हैं, दे आर 2 टाइम्स, सो वी हैव प्लेस द वैल्यू, कंसंट्रेशन निकालिए और आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, अगर उनकी हमको निकालनी है फ्री एनर्जी, ठीक है। सो टू हैव फ्री एनर्जी, राइट, सो टू हैव फ्री एनर्जी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन हमें ईएमएफ ऑफ सेल पता है, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फेरेडे से मल्टीप्लाई करके फ्री एनर्जी निकाल देंगे, और अगर स्टैंडर्ड निकालिए तो स्टैंडर्ड ईएमएफ से निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आयरन है और आयोडीन दिया हुआ है, राइट। आयरन और आयोडीन का सेल है, इसका भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि अगर ये हो सकता है कि फ्री एनर्जी निकलवाई और फ्री एनर्जी से रेट कांस्टेंट के निकलवा लिया, ओके। तो यहाँ तक तो आप किसी भी सेल का निकाल सकते हैं। अब व्हाट यू हैव टू डू इज, फ्री एनर्जी निकाली, फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF ई स्टैंडर्ड सेल। ना आपको फ्री एनर्जी निकाली, यू नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू नो फेरेडे, ईएमएफ ऑफ सेल से G निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमने याद किया था, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस, राइट, 2.303 RT log Kc, ठीक है। तो यहाँ पे अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप इधर रख लीजिए, जी आप इधर रख लीजिए और रेट कांस्टेंट के निकाल सकते हैं, ठीक है। ये विल कम इन टर्म्स ऑफ लॉग। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसका एंटी लॉग लेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, ऐसे एक और क्वेश्चन है कि अगर आपका एसिटिक एसिड है, वैल्यूज दी हुई है, एसिटिक एसिड की आपको निकालना है टोटल कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी।
तो अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं और ब्रेक करते हैं तो इट विल फॉर्म 1 प्रोटॉन एंड 1 एसिटेट एनायन। तो जो कंडक्टिविटी है फॉर हाइड्रोजन आयन इज 349.6, एसिटेट की है 40.9, और नंबर कितना है 1, right? So you add, it becomes 390.5 Siemens centimeter square per mole, right? अगर वो अल्फा निकलवाते हैं और आपको कंडक्टिविटी दे देते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्वेश्चन में यही है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नंबर ऑफ आयंस, right? A molar conductivity at concentration C and at full concentration. So full concentration तो आपने निकाल ली, और मोलर कंडक्टिविटी जो निकली हुई है गिवन है दैट इज 39.05, निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? सो द चैप्टर इज वेरी गुड। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास 12 के पास अभी टाइम है, रिवाइज कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्रिपेयर वेल। थैंक यू।